तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या कहते हैं हम लोग दूसरे नाम के रूप में? नंबर एडजेक्टिव नहीं, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहिए या न्यूमरल एडजेक्टिव कहिए, नहीं तो नंबरल नहीं कहिएगा। अब हंसने की क्या बात है भाई इसमें? हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, आप लोग पढ़ देते हो नंबरल एडजेक्टिव, कोई कहेगा पसरल एडजेक्टिव, कोई कहेगा ससरल एडजेक्टिव। भाई कोई एडजेक्टिव होता है। हाँ, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हिंदी में इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसको दो भागों में बांटा गया है। आप लिख लीजिए यहाँ पर, देयर आर टू। देखिए आप लोग माइक ऑफ कीजिए, प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए मैसेज कर रहे हैं आप ही लोगों में से बहुत सारे कि माइक की वजह से सर प्रॉब्लम आ रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट इज definite adjective and second is indefinite adjective. अब देखिए डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव, तो ये याद रखना है जिससे निश्चितता का बोध हो, सर्टेनिटी का बोध हो, उसे डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं, और जिससे अनसर्टेनिटी का बोध हो उसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के डेफिनेट में आएगा आपका 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड etc, ये सब आपका डेफिनेट एडजेक्टिव में आएगा। और इनडेफिनेट में ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल, a lot of, बहुत etc, ये सब जो है इंडेफिनिट में आएगा। मतलब अगर ये लिख देते हैं ऑल बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, सभी लड़के उपस्थित हैं आज, प्रेजेंट हैं, तो पता नहीं ना उनकी संख्या अब 50 स्टूडेंट है कि 100 स्टूडेंट है, इसलिए इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहा गया। कहते हैं 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, 4 विद्यार्थी आज प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तो यहाँ 4 कहने से 4 डेफिनिट संख्या हो जाती है, नंबर हो जाता है। सो 4 जो है आपका डेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस डेफिनिट एडजेक्टिव को फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लें। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल यहाँ पर कहने से क्या होता है, इंडेफिनिटनेस का बोध कराता है ये ऑल, इसलिए ये ऑल बन जाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन इसी में कहते हैं 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो ये 10 जो है बोध कराता है डेफिनिटनेस का, इसलिए ये हो जाएगा 10 डेफिनिट एडजेक्टिव और ये हो जाएगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव।
अब इस इंडेफिनिट एडजेक्टिव का कोई भेद नहीं होता है, इंडेफिनिट का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन डेफिनिट में दो तरह का डेफिनिट एडजेक्टिव यहाँ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर हो गया, उधर आ जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये भी दो तरह से दिख रहा है। तो यू मे से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनिट एडजेक्टिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनिट एडजेक्टिव। कि डेफिनिट एडजेक्टिव के भी दो भेद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। पहला है कार्डिनल नंबर और दूसरा आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। प्रिंस अभिषेक जी अब बोल के माइक ऑफ कर लिया। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिससे काउंटिंग का बोध होता है। क्या कहते हैं उसको? इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं गिनती की संख्या, वो सारे नंबर क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर कहलाता है। और ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर का बोध कराता है, सीरियली जो चलता है। तो यहाँ पर उसी का ऑर्डर वाला नंबर आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स etc। ये सब क्या है? ये सब आपका ऑर्डिनल नंबर हो रहा है, क्योंकि इससे ऑर्डर का बोध होता है। जब कहीं 10 स्टूडेंट है, कहेंगे देयर आर 10 स्टूडेंट्स आर हियर, देयर आर 10 स्टूडेंट्स आर हियर। यहाँ 10 स्टूडेंट है तो 10 उसमें 10 जो कहेंगे वो 10 आ जाएगा कार्डिनल नंबर में, तो ताकि 10 स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा उसमें। लेकिन कहेंगे यू आर द 10th स्टूडेंट, तुम 10वां विद्यार्थी हो, तो वहां पर 10th कहने से केवल एक का बोध होता है। ठीक है। और दूसरी बात है, कार्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे इसको। ईसा हैज 5 बुक्स। ईसा के पास 5 किताबें हैं। यहाँ 5 जो है कार्डिनल नंबर बना रहा है। एंड 2 पेन्स, यहाँ 2 जो है कार्डिनल नंबर बना रहा है, क्योंकि ये गिन सकते हैं इसको, और नंबर ऑफ बुक्स जो है 5 है। लेकिन इसी चीज को कह दें ईसा इज द 5th, ईसा इज द 5th गर्ल। ईसा जो है 5वीं लड़की है, ऑफ हर पेरेंट्स, ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की वो 5वीं बेटी है। ईसा जो अपने माँ बाप की 5वीं बेटी है। तो यहाँ 5th जो है ये नंबर को नहीं बता करके उसके ऑर्डर को बता रहा है कि उससे 4 को बेटी जो है, 4 लड़की जो है उसके माँ बाप की पहले जन्म ले चुकी है, ये 5वीं बार में थी। अर्थात ईसा 5 बहन में 5वीं नंबर मतलब सबसे छोटी है। समझ गए? तो इस तरह से ये जब भी आप ऑर्डिनल नंबर लिखोगे तो उसके साथ और उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कार्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। ये हमेशा याद रखेंगे।
कि ऑर्डिनल नंबर में हमेशा द लगेगा और कार्डिनल नंबर में कभी द का प्रयोग नहीं होगा। और ये भी याद रखेंगे ऑर्डिनल नंबर जब भी हम बोलेंगे तो उससे किसी एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध होगा। अगर यहाँ पर 20th कर देंगे, ईसा was the 20th स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ईसा मेरे क्लास की 20वीं लड़की है, ठीक है। उससे पहले 20वीं कह देने से तो क्या ईसा 20 तो है, ऐसा नहीं होगा। ईसा का नंबर 20 है ये नहीं, ईसा अपने आप में अकेले है, उससे पहले 19 है, उसकी बातें नहीं हो रही है, केवल ईसा की बातें होती है। इस प्रकार से ऑर्डिनल नंबर से केवल एक का बोध होता है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा। लेकिन कार्डिनल में एक का भी बोध होगा, एक से अधिक का भी बोध होगा। अगर वन कह देंगे तब तो एक का बोध होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो नंबर के अकॉर्डिंग वहां पर वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा। कन्फर्म हो गया? तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पार्ट। So there are two types of numeral adjectives, definite और indefinite। indefinite के कोई वेद नहीं होते, कोई प्रकार नहीं होता है, और डेफिनेट का दो होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो ये कार्डिनल में काउंटिंग नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और ऑर्डिनल में बस ऑर्डर वाला नंबर आएगा जिससे आप ऑर्डर करते हो। कह ना अंकल अंकल सेकेंड पेन दीजिएगा, सेकेंड पेन, तो वो सेकेंड वाली पेन जो है ऑर्डर कर रहे हो आप, तो नहीं अंकल वो लास्ट वाली वो लास्ट हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अरे नहीं अंकल ये फर्स्ट, हाँ यही फर्स्ट, तो ये फर्स्ट जो कहते हो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल नंबर कहलाएगा। कंफर्म हो गया? ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए इसको कॉपी डाउन कीजिए जल्दी। ईस्वी नहीं आएगा इसमें, ईस्वी अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये 2019 है, तो ये आप ईस्वी का नाम बोल रहे हो ना। हाँ ये ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो चूंकि इससे एक 21वीं किसमें आ जाता है ना, 21st आता है ना इसमें आएगा ना 21st, इसलिए ये हो जाएगा ऑर्डिनल। इसमें 2021 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्डिनल में। चलिए जल्दी कीजिए। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है ना, तो इसको हो गया। हाँ बोलिए। आई रीड इन क्लास 10, मैं 10th कहेंगे, 10 नहीं। जब 10 बोलोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वहां 10th हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर। जल्दी लिखिए, इतना देर कीजिएगा तो हो जाएगा तब। हाँ बोलिए। हाँ ये देखिए, आई रीड इन क्लास 10, ऐसे लिखते हो ना। ये देखिए याद रखिएगा, इस तरह से जब लिखेंगे तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर 10th लिखेंगे, TENTH, 10th लिख रहे हो ना, सही है। आपके कहने का मतलब उसके आगे द कहाँ लगा, उससे पहले द क्यों नहीं लगा, यही ना। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। लेकिन यहाँ देखिए, इसके आगे नाउन दे रहे हो ना आप, यहाँ नाउन दे रहे हो ना आप, इसके आगे नाउन दिया आपने, इसलिए नहीं लगा। तो तब कैसे है, बिना नाउन का आप कौन चीज का डिफरेंट करोगे, वो चीज याद रखेंगे। हाँ? पहले के बाद नहीं, वो तो बाद वाली बात है। आप पहले खा लिया, बस भोज में खिलेबे नहीं करेंगे, तो कहोगे भोज खा लिए ना सर पहले, आप काहे खाते हैं भोज?
आई रीड इन, तब द लगाना पड़ेगा, आई रीड इन द 10th क्लास। ठीक है, तब द देना पड़ेगा। यहां अगर क्लास देंगे तो द नहीं लगेगा, अगर यहाँ क्लास हटा दिए अब द लगेगा। आई रीड इन द 10th क्लास, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बोलते वक्त जो है ढेर सारा चीज गलत बोलते हैं, ग्रामेटिकल यूज जो है हमारे व्यवहार में अब कुछ जो है चेंजिंग हो रहा है। जैसे चेंजिंग का मतलब ये है कि वो समय के साथ जो है वर्ड अपभ्रंश होता है, समय के साथ वर्ड क्या होता है, अपभ्रंश होता है। जैसे सेंटेंस देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस धड़ल्ले से आजकल यूज हो रहा है लेकिन ग्रामेटिकल गलत है ये। जैसे हम लोग कहते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो। ये सेंटेंस हम लोग खूब बोलते हैं, पूछते भी हैं एक दूसरे से, यस और नो, पूछते हैं। लेकिन ये जो इन शुरू में लगा दिए हैं ये ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। विच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आजकल जो बिहेवियर ग्रामर बना है, कहते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश बोलते वक्त अगर आप इज एम आर की जगह पर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ बोलते जाओ। तो वही बातें अब हमारे जेहन में आ चुका है। तो ये इन जो है लास्ट में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए राइट आंसर। लेकिन अब हमारे प्रैक्टिकली यूज हम लोग इन विच स्कूल, इन विच क्लास, इन विच विलेज कर रहे हैं, तो अब जो है ये सही होने लगा है। क्योंकि कभी कभी बातें जब हमारे बिहेव में आ जाती है तो उसको जो है ग्रामरियन कहते हैं चलो अब व्यवहार में आ गया तो मान लेते हैं। तो बस धीरे धीरे आई रीड इन क्लास 10th को मान लिया गया है सही, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। ग्रामेटिकली क्या है, वो गलत है। ग्रामेटिकली ये भी गलत है, लेकिन हम लोग अब बोले जा रहे हैं और हमारे जेहन में वो उतर चुका है, इसलिए इन विच क्लास डू यू रीड ये सही हो रहा है अब। लेकिन ग्रामेटिकली ऐसे होना चाहिए, विच क्लास डू यू रीड इन ऐसे होना चाहिए ये ग्रामेटिकली। जब आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर को पढ़ोगे तो वहां पर इस चीज का आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना होगा कि ये प्रीपोजिशन जो है विच के पहले नहीं लगेगा, इन। लेकिन अब यूज हो रहा है वॉइस में, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा हु के साथ प्रीपोजिशन पहले नहीं लगता है। बाय हु कहते हैं तो लास्ट में लगा देते हैं, लास्ट में बाय को लगाते हैं। हु रोट, हु वाज द रामायण रिटन बाय लगाते हैं लास्ट में, यानी तो बाय को पहले लगाते हैं तो हु को चेंज कर देते हैं, बाय होम वाज द रामायण रिटन। ऐसे बनाए होंगे आप लोग वॉइस, तो वो ग्रामेटिकली है। तो वो आई रीड इन क्लास 10th या आई रीड इन द क्लास 10th, तो आई रीड इन द क्लास 10th ये थोड़ा सा हिजिंग वर्ड है, मतलब थोड़ा सा लंबा लगता है, बोलने में सुविधा नहीं होती है, इसलिए हम लोगों को वो असुविधा होती है तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने, आई रीड इन क्लास 10th ये बोलना शुरू कर दिया है। तो अब ये हमारे प्रैक्टिकली यूज में आ चुका है, अब यही सही है। बात आई समझ में? देखिए ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा नहीं, हमने क्या कहा, अब वो व्यवहार में आ गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम अलग एग्जांपल दे रहे हैं ग्रामर से हट के। खेदन चौक आज कह रहे हैं ना, खेदन चौक आज रिटेन में है, लेकिन लोग खेदन चौक को गंजेरी चौक बोलते हैं। तो खेदन चौक को क्या बोलते हैं, गंजेरी चौक। तो बताइए गंजेरी चौक सही है कि गलत है? सही है। खेदन चौक भी क्या है, सही है, इसलिए कि खेदन चौक अब रिटेन में आ गया। देखिए माइक ऑफ कीजिए, खेदन चौक जो है रिटेन में आ गया है, अब गंजेरी चौक जो है ना स्पोकन में है। पता जानने के लिए दोनों चौक सही है। उसी तरह गणेश स्थान, उसका नाम था पहले गेरथान, उसका नाम था गेरथान, लेकिन अब वो वर्ड जो है व्यवहार में
व्यवहारिक क्षेत्र में गैर स्थान से राजा पांडे, आप व्यवहारिक क्षेत्र में वो गैर स्थान जो है गणेश स्थान हो गया। तो गणेश स्थान को तब भी सही और गैर स्थान को तब भी सही, दोनों कंडीशन में सही है। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी है, समझ गए रणधीर? चलिए, और कोई डॉट है तो पूछिए, आज आप लोग के डॉट को क्लियर कर दे रहे हैं हम। क्या बोले? कैमरा किनका ऑन है? रेड टी शर्ट, रेड नहीं शायद पिंक है, आप ऑफ कीजिए कैमरा। अभिमन्यु जी कैमरा क्या ऑन किए हुए थे? चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। प्रश्न, आजकल आप जिस समाज में जी रहे हो, रह रहे हो, वहां एक एक बातों पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, हर एक जगह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और रूढ़िवादी विचारधाराओं का तो अंबार है उसमें लगा हुआ। तो कोशिश कीजिए, आप जिस समाज में जहां रह रहे हैं, जैसे भी हो, थोड़ा सा हो या अधिक हो, बढ़ चढ़ के हो, जिस किसी भी तरह से हो, तो अंधविश्वास को वहां से दूर करें और रूढ़िवादी विचारधाराओं को बदलें और अपने समाज को एक नया दिशा दें। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, कहानी नहीं, ये कन्वर्सेशन है भाई। मैं कभी कभी मैं भी गलत बोल देता हूँ। ओ कन्वर्सेशन सुना दें? ईसा, ISA, ईसा। पेरेंट्स, PARENTS। इनको बोल दीजिएगा इसको कट कर देना, बोले थे अलग अलग लोड करने के लिए एक ही बार लोड कर अलग अलग नहीं था सर, अलग अलग था सर, काट दिया गया। चलिए देखिए, हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को ही पढ़ते हैं। एक्चुअली एक ही किया गया है और अच्छा, वो स्टोरी आप जानना चाह रहे हो? तो देखिए, मेरे सिर को बाल थोड़ा सा कम है, नहीं तब ये कैसे कम हो गया, ये तो ये कटा लिए ना, तो पता नहीं कैसे कम हो गया। कुछ लोग कहता है कि पैसा बहुत हो गया इसलिए बाल का घट गया है। वो साइड में नहीं है, इधर से पैसा बढ़ रहा है, इधर से भी पैसा बढ़ रहा है, बीच बीच में ही बैंक। हाँ, मेरा नेचुरल हो गया है। तो वो बात नहीं है, इधर से पैसा बीच में बैंक बन रहा है कि भाई इधर से रख के जाओ फटाफट। हाँ, वैसे ये तो बड़का एनएच है। बोल के माइक नहीं ऑफ करते हैं आप लोग। चलिए देखिए, तो एक दिन मैं गांव में घूम रहा था, घूमते घूमते देखते हैं आजकल, कल भी देर हो गई थी तो वही शादी विवाह थी, ठीक है, तो मैं कभी कभी अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन नहीं जा पाया। तो मैं एक जगह गया तो वहां पर एक 10-11 साल की लड़की थी, उनका शादी हो रहा था। उनका शादी में हमको बुलाया गया था, नहीं देखिए लड़के पक्ष आया देखने के लिए, आप भी चलिए। हम पूछे कि लड़की का एज क्या हो रहा है, तो कहा भाई वही 11 साल हो रहा है। हम लड़का, तो कहा वो BA क्वालिफाइड है। हम बोले अच्छा, वो 22 साल, ये 12 साल, ये 10 साल का डिफरेंस है, कहीं कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद उधर 28 साल का होता तो चलता, ये एज का बहुत बड़ा फासला। तो 12 साल कानूनी अपराध है विवाह करना, कि सही है समाज में? बिल्कुल अपराध है। इससे हमारा समाज और बदलेगा या बर्बाद होगा? बर्बाद होगा। कुछ माता पिता बेटी को अपने सिर का, कंधे का बोझ समझ के उसको जो है ना तुरंत ये कर देना चाहते हैं, कहते हैं ये पराया धन होती है, इसको निकाल दो, जहां जैसे हो सल्टा दो फटाक से।
हाँ, ये नहीं सोचते हैं कि फिर पराया धन का ही एकदम इंतजार रहता है कि किसी की बेटी को लाए तो पतोहू बनाए, तब पतोहू आती है झांटती है उसे माँ बाप को। हाँ, तब न तब बढ़िया से झाड़ू ताड़ू चलता है। तो हम बोले क्या बोले? हाँ, उसी बेटी उसी पतोहू का नाशा होता है। तो चलिए देखिए। हाँ, ये बोलूं। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, माँ बाप नहीं, समाज। समाज आप ही से हमसे न बना है, आप हमको ही बदलना होगा। तो थोड़ा सा उस पर जो है वो सारा कुछ हो गया। देखा सुनी हो जाने के बाद जब लड़के वाले चले गए, तो मैंने उसको कहा कि इतना कम उम्र में हो रही है शादी, क्या जरूरत है, अभी कुछ दिन और पढ़ने दीजिए। कहें कुछ दिन और पढ़ने दीजिए। तो बहुत समझाने के बाद जो है ना, मेरी बात को मान लिए। हम बोले फाइनल कर लीजिए। स्मार्ट शो SOH किनका आईडी है? आपका माइक खराब है मोबाइल का, आप माइक ऑन मत कीजिए। तो उनको मैंने कहा कि चलिए बातें खत्म कीजिए, करना वही है, एकदम सेट कर लीजिए। लड़के वाले को मैंने समझा दिया कि आप यही करना, लड़की वाले को मैंने समझा दिया कि आप भी वही करना, लेकिन कुछ दिन वेट कर लीजिए, कम से कम 3 साल वेट कर लीजिए, 15-16 साल हो जाने दीजिए। उसके बाद एक एज भी आ जाएगा और एडजस्टेबल भी रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं तो शादी करने लिए कर सकते हो, आने वाला समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ये कहते कहते मैंने सबको समझा दिया, लेकिन दोनों पक्ष के लोग मान गए। उसमें एक गंजा व्यक्ति था, उसी में एक गंजा व्यक्ति था, और वो मेरे ही गांव के वो उप मुखिया जी होंगे। तो उसके सिर पर बाल नहीं था। तो उस क्या बोले? गंजा मतलब पूरा बाल सपाचट हो गया था, उसके सिर पर बाल था ही नहीं। तो वो मेरा थोड़ा अपोज कर दिए कि तू रहे छ मधेपुरा में, गांव के बात की बुझभक, नैना है से भले भै ज्यादा। कहिए मुखिया जी ई बात अब हम होबे न देबे। तो उसी बात पे एक गंजे बात की मुझे याद आई। गंजे व्यक्ति एक गंजा व्यक्ति था, बहुत दिन के बाद उसके सिर पर 2 बाल उगाया। बात आ रही समझ में? उसके सिर पर 2 बाल उगाया, एक छोटा बाल और एक बड़ा बाल। तो बड़ा बाल को सीनियर बाल और छोटा बाल को जूनियर बाल। तो बड़ी एकदम चिंता में गंजा व्यक्ति था, लेकिन संजोग से जो 2 बाल उगाया, तो गंजा व्यक्ति अपने सिर पर हाथ फेराए थे। करे वाह, मजा आ गया, 2 ठो बाल उगाया है। तो सीनियर बाल जूनियर बाल को बोला कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती ना, कि खाली मैदान लहलहा जाता। कहा अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो खाली मैदान लहलहा जाता। तो इस पर जूनियर बाल बोला कि भाई बाल विवाह करना कानूनी अपराध है, बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। अब बताइए, बाल भी आपस में कहता है कि बाल विवाह नहीं करो, और यहाँ पर आदमी सब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं सीनियर, तब भी कहता बाल विवाह करो। अब देखो, ये हमको ही पता नहीं कि हम अपने से बनाए कि आप लोग को सुनाने के लिए बता रहे हैं। नहीं, वाकई में है भी मुखिया जैसे ने। तो खैर चलिए, आप लोग जिस समाज में रह रहे हो, जी रहे हो, अगर इस तरह की कुव्यवस्थाएं हो रही है, रूढ़िवादी विचारधाराओं में लोग जी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसको पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करें, ताकि आपका समाज उस गर्त में नहीं जाए। क्योंकि समाज आपसे ही हमसे ही बना है। आप समाज को क्या दिए हो, इस चीज पर हमेशा फोकस करना है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि समाज ने हमको क्या दिया। अगर ये सोचेंगे कि समाज ने हमको क्या दिया है, तो हमेशा आपके माइंड में प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा, और वो प्रश्न जो है हमेशा आपको लगा रहेगा, और वो प्रश्न आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हमेशा उस चीज को उल्टा कर देना है, और ये सोचना है कि मैंने इस समाज को क्या दिया है,
मैंने अपने गांव को, मैंने अपने देश को, मैंने राष्ट्र को क्या दिया है। और कभी भी उल्टा के नहीं सोचना है कि राष्ट्र ने मुझे क्या दिया है। आजकल हर बेटा, हर बेटी, मतलब कुछ को छोड़ के मैक्सिमम की ये बातें मैं कह रहा हूं कि वो अपने माँ बाप से शिकायत करते रहते हैं कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। अगर मुझे ऐसे पढ़ाया होता, यहाँ पढ़ाया होता, कोटा में पढ़ाता, वहां पढ़ाता, तो मैं ये हो जाता। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप जिस कंडीशन में हो, जिस हालात में हो, उस हालात में रह करके आपने माँ बाप को क्या दिया। जितने गरीबी में और व्यवस्थाओं के बीच में आपको आपके माँ बाप रख करके पाल पोस करके पढ़ा लिखा रहे हैं, उसी सुविधाओं के बीच में आपने अपने माँ बाप को क्या दिया। इस चीज पर कभी हम लोग सोचते नहीं है। जब जिस दिन इस चीज पर सोचना और विचारना शुरू कर देंगे, इतनी गरीबी में हमारे माँ बाप हमको पाल पोस के इतनी सुख सुविधाओं का क्या किया, भंडार लगा दिया है, तो शायद आपके जहन में ये प्रश्न नहीं आएगा और कभी भी आप गरीबी के दलदल में नहीं फंसोगे। लेकिन हम अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं मांगते हैं, एकदम माँ बाप की स्थिति का ख्याल नहीं रख करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं किस रूप में, सुख सुविधाओं में, लग्जरियस लाइफ जीने में। तो उस चीज का ख्याल रखिए और हमेशा आप ये सोचो कि मैंने अपने समाज को क्या दिया। समाज आपके परिवार से बन रहा है, आपके अपने ही परिवार से शुरू होता है समाज का निर्माण। कि आप हमेशा सोचिए कि मैं इतने ही समय में अपने परिवार में क्या दिया है। क्या मैंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में क्या वाकई में आपने अपना नाम रोशन किया है। तो सवाल आता है जीरो। लेकिन शिकायतें ढेर सारी। सोचो कभी बैठ करके, एकांत में बैठ जाओ कुछ देर के लिए और सोचो कि आपने अपने समाज को क्या दिया है। समाज की बातें दूर करो, आप अपने परिवार को क्या दिया है। आपके माँ बाप आज 18 साल तक आपको पाल पोस के बड़ा किए हैं। इस 18 साल में आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। क्या पढ़ा है तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ा है। सवाल आएगा नहीं पढ़ा है, ये हो रहा है ना। कहेंगे आपसे प्रश्न किया जाएगा आप किसके लिए पढ़ते हो, तो सीधे जहन में आती है मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। लेकिन एक बार उस माँ बाप के पास बैठ के पूछो कि माँ बाप, पापा, मम्मी, आप किसके लिए काम करते हो, किसके लिए पढ़ा, ये इतना मेहनत करते हो, किसके लिए इस 4 बजे आराम करने के समय में तुम जग करके खाना पकाती हो, रोटी बेलती हो, नाश्ता तैयार करती हो, एक बार भी सोती नहीं हो, आराम नहीं करते हो। दिन के 12 घंटे लगभग हमारी माँ घर में जो है 16 घंटे तक एकदम घूमते रहती है, कबूतर की तरह मंडराते रहती है, एक बार भी नहीं बैठती है, वो दाना चुगते रहती है। एक एक तिनका को जमा करके अपने बाल बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए क्या करती है, ढेर लगाती है। लेकिन आराम नाम का उसके पास चीज नहीं है। आपको आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन आप क्या करते हो उसके लिए कोई सोचता नहीं है। आज आप जिस हालात में हो, मोबाइल में डाटा भराए हो, शायद कितने घर में ऐसा भी होगा कि मोबाइल में डाटा भराने के लिए पैसा नहीं होगा उस माँ बाप के पास, लेकिन शायद उन्होंने किसी से लेकर के मोबाइल भी दिया होगा, उसमें 399 का रिचार्ज भी करा दिया होगा। बैठ के सोचिएगा ये 399 का क्या सदुपयोग आप कर रहे हो। शायद पढ़ाई कम और गेम अधिक, पबजी सब्जी खूब खेलते रहते, लूडो खेलते रहते। 124 में से 60 बच्चे बस पढ़ते हैं। आज देखिए 124 स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं, मतलब क्लास ज्वाइन किए हैं, लेकिन आज प्रेजेंट है ओनली 60 स्टूडेंट्स। ये स्थिति है। माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा ज्वाइन कर लिया है क्लास, इंग्लिश का क्लास कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और इतना नहीं, 60 स्टूडेंट्स में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास ज्वाइन कर लिया है, उसको लीव कर दिया है, अपना उधर गेम खेलते रहता है, मम्मी समझती है, पापा समझते हैं, तो पढ़ रहा है। और मैं अटेंडेंस आप लोगों को बता देता हूँ ना कि 2%, 5%, 10%, 40% ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन करके क्लास में पूरा का पूरा क्लास पढ़ते हैं। ये स्थिति है। तो ये समस्याएं हैं। तो आप लोग
जिस जगह जहां हो भी हो मेरे भाई, थोड़ी सी पॉजिटिवली छोड़ो समाज को, देश को छोड़ो, अपने परिवार के लिए कम से कम सोचो, अपने माँ बाप के लिए सोचो कि जो माँ बाप हमको इतना मेहनत से कर रहे हैं, उस माँ बाप का नाम मैं रोशन कर पाऊंगा कि नहीं। आप अभी आपका परिचय आपके माँ बाप से बना हुआ है, कहीं जाते हो तो कहते हैं फलना बाबू के बेटा चाहिए। सोचो कि आप अपने नाम से अपने माँ बाप का परिचय करवा दो, जिस गली से गुजरो तो लोग कहे देखो आपके पापा जिस गली से गुजरे तो लोग कहे देखो फलना भैया के पापा जा रहे हैं। जिस दिन ये परिचय हो जाएगा ना आपका, समझ लो आप सफलता पा लिए। पैसा कमा लेना सफलता नहीं है, आजकल लोग इसी को सफलता मानते हैं, इसी को सफलता मानते हैं कि बहुत पैसा हो गया तो सफल हो गया। नौकरी पा लेना सफलता नहीं है, नौकरी पा लेना भी सफलता नहीं है, सरकारी जॉब हो गया वो भी सफलता नहीं है। अगर सफलता की परिभाषा बताएं, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? हाँ, एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, अच्छी बीवी मिल गई, 2-4 टेमना हो गया, घर कार बंगला हो गया, बस सफल हो गया, सफल इंसान हो गए, इसी में होगा। ये प्रश्न चिन्ह है लगा हुआ। इस सफलता को सोचिए कि क्या यही है सफलता या सफलता कुछ और है। ये प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए रहा, और सोचो अपने समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है उस समाज में थोड़ी बहुत कोशिश करो, एकाएक नहीं करना है, धीरे धीरे उसको दूर करना है। फैली हुई भ्रांतियां जो है, पारंपरिक विश्वास जो लोगों के मन में अंधविश्वास का रूप ले चुका है, उसको धीरे धीरे आप बदलें। कहीं से शुरुआत नहीं करनी है, ये शुरुआत अपने घर से करना है। हाँ, हो सकता है इस ऐसा करने के लिए आपके घर में आपके सारे लोग आपका अपोज करेंगे, आप हो सकता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अकेले पड़ जाओगे, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। आने वाला समय जो है आपको जरूर याद करेगा। आपके घर के लोग नहीं सामने में तो पीछे में जरूर कहेंगे कि भैया, अंकल, चाचू जो है सही कहते थे। इस चीज का हमेशा ख्याल कीजिएगा। तो चलिए, तो ये प्रश्न चिन्ह लग गया है और आप सोचोगे सफलता क्या है, मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि सफलता क्या है। ये प्रश्न आज रहा, तो आज हम उसी प्रश्न के चलते आगे हम बढ़ रहे हैं। और प्रश्न हमेशा अपने माइंड में रखना, जब तक प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में तब तक आप आगे बढ़ोगे, और जिस दिन प्रश्न खत्म आपकी जिंदगी वहीं से स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। प्रश्न का मतलब है समस्याएं। जितनी समस्याएं आपके पास आएंगी आप उसका निदान ढूंढोगे, ये कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जब समस्याएं ही नहीं रहेंगी तो आप अपने मन को किस दिशा में लगाओगे? प्रश्न ही नहीं रहेगा तो उत्तर ढूंढोगे कहां से? इसलिए अधिक से अधिक प्रश्न क्रिएट करो और उसका उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, और देखो क्या मिलता है आपको। आपकी जिंदगी कैसे धीरे धीरे पटरी पाती है, बदलती जाएगी। लेकिन हाँ, इसके साथ पैसेंस भी रखना बहुत जरूरी है। पैसेंस जो जितना रखता है वो उतना अधिक कामयाब होता है। चलिए, बहुत समय मैंने आपको 4 मिनट ले लिया, मात्र में 4 मिनट बचा है, तो क्या मैं क्लास आगे पढ़ाऊं? देखिए, मैं पैसेंस के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि पैसेंस क्या होता है। पैसेंस क्या होता है, मुझे गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है। महात्मा बुद्ध जिसको कहते हैं, गौतम बुद्ध एक दिन बैठे थे, उनको जोर से प्यास लग गई। अपने एक शिष्य को बोला कि भंते, प्यास लगी है, जाओ बगल के तालाब से पानी ले आओ। तो उसका एक शिष्य उठा और बगल के तालाब में पहुंच गया। पहुंचते ही देखा कि उस तालाब में ढेर सारे लोग नहा रहे थे। पहले इसी तरह होता था, नहा रहे थे, पूरा एकदम पानी जो है गंदला सा हो गया है, मतलब मिट्टी वाला पानी बन चुका है। नहाते नहाते सारे लोग कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं, अब वो पानी लेंगे कैसे? वो शिष्य वहां से वापस आ गया बिना पानी का ही, और कहा प्रभु, तालाब का पानी बहुत गंदा था, एकदम मटमैला हो चुका था, सारे लोग नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, मैं क्या करता, मैं आ गया, पानी पीने लायक नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा कोई बात नहीं,
फिर दूसरा शिष्य बगल में बैठा था, कब हंते तुम जाओ। वो गया और उस तालाब के पास जाकर के देखा तो बिल्कुल वही परिस्थिति है। सारे लोग उस तालाब में नहा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, एकदम पानी गंदा सा हो चुका है, कपड़ा धो रहे हैं। वो भी वहीं बैठ गया बगल में और कुछ देर इंतजार करता रहा। इंतजार करने के बाद सारे लोग चले गए और जितना पानी था एकदम गंदा, उसमें मिट्टी वाला पानी नीचे से ऊपर आ गया था, मिट्टी सब, वो धीरे धीरे पानी बैठ गया। और फिर वो शिष्य जो गया था वो अपने बर्तन में घड़ा में वो पानी ले लिया, तालाब से साफ पानी, और आ गया और गौतम बुद्ध के सामने रख दिया। देखा तो पानी बिल्कुल साफ पीने वाला पानी हो गया। तो वो शिष्य पहला पूछता है, ये तो पानी पीने वाला है, आपने कहाँ से लिया? क्या मैंने उसी तालाब से लिया। क्या कैसे? तब गौतम बुद्ध पूछते हैं, बुद्ध भगवान पूछते हैं कि कैसे तुमने वहां से ये इतना साफ पानी लिया, और आप तुमको कैसे मिला इतना गंदा पानी जो तुमने कुछ नहीं लाया? क्या प्रभु, वाकई में मैं भी गया था तो गंदा था ही तालाब, बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं था। लेकिन मैं वहां जैसे ही पहुंचा, उस परिस्थिति को देख करके मैं इंतजार करने लगा कि ये लोग आखिर जाएंगे ही, हमेशा उसमें नहाते नहीं रहेंगे, कुछ देर में चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो पानी शांत हो जाएगा, फिर मैं लेके आ जाऊंगा। मैंने वही किया, लेकिन इन्होंने इंतजार नहीं किया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें इंतजार जरूर करनी चाहिए और धैर्य रखना जरूर चाहिए। धैर्य अगर आप नहीं रखेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, तो शायद जीवन का वो आनंद नहीं लूट पाएंगे। इसलिए मैंने बताया था W², इसका फॉर्मूला क्या है? वेट एंड वॉच। इंतजार कीजिए और देखिए, मतलब धैर्य रखिए। और जिसके जीवन में ये आ गया ना, आगे बढ़ने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर दुख आ गई है तो दुख बताओ कब तक रहेगी? एक न एक दिन तो जाएगा ही ना, रहेगा क्या प्रमाण है? पतझड़ आ गया, पेड़ के सारे पत्ते टूट के गिर जाते हैं, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता, चिड़िया तक नहीं बैठती है उस पेड़ की डाली पर। यहाँ तक कि राही जो होता है वो भी उसके छांव में नहीं रुकता है, कहता इस भला इस पेड़ के निकट बैठ के क्या करें। लेकिन जैसे जैसे उसमें नए पल्लव आते हैं, फिर से हरा भरा हो जाता है, तो वही कोयल जो है उसी झुरमुट में बैठ के अपनी कूक की तान मारती है। तो यही कहते हैं पतझड़ क्या है? हमारे जीवन का दुख है। अगर आज बहुत दुख हो रहा है तो घबराइए नहीं, इंतजार कीजिए, ये दुख की घड़ियां भी क्या होंगी, चली जाएंगी, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए दुख है। आप जिंदा हो इसलिए दुख है, समस्याएं हैं, इंतजार कीजिए। गौतम बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध यही चीज समझाए कि बेटा धैर्य रखो और किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो उस धैर्य की परीक्षा की अग्नि में आप भस्म हो सकते हो। इसलिए कभी विचलित मत होइए। अगर परेशानी आ जाए, गरीबी है, दयनीय स्थिति है, इंतजार कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। एक दिन आप खुद स्टार बन जाओगे, एक दिन खुद आप के नाम से दुनिया जानेगी आपको। लेकिन हम लोग तुरंत विचलित हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, छोड़ देते हैं अपने मिशन को, अपने मिशन को छोड़ देते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए समस्या, ये याद रखना हमेशा, जिंदा हो इसलिए समस्या है। मैंने इससे पहले बताया था कि समस्याएं तो अक्सर जिंदा लोगों के सामने ही आती है, मुर्दा को तो लोग रास्ता यूं ही दे दिया करते हैं। मुर्दा को लोग रास्ता यूं ही दे दिया करते हैं, जब कोई मर जाता है तो कोई उसके आगे आता है, अरे भाग भाग भाग। जब जिंदा आदमी रहता है, ये आगू बढ़ी से पकड़ कर टंगी पकड़ कर खींच दिया, दो बार खींचा लगे लोग कहे जन कहते हैं। इसलिए घबराइए मत, हिम्मत से आगे बढ़िए। आज का क्लास तो इसी प्रश्न के साथ समाप्त हो रहा है कि आप कल के क्लास में मुझे बताना कि सफलता क्या है, सफलता क्या है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय। हाँ देखिए, एक मिनट प्रश्न है, एक मिनट रुकिए, जिनको प्रश्न है कीजिए। हाँ बताइए क्या है सफलता।
नहीं बताया सफलता क्या है, मैंने ये कहा कि लोग इसको सफलता मानते हैं। नौकरी हो गई, अच्छी सी बीवी मिल गई, 2-4 बच्चे हो गए, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, मिलियनर्स बन गए, ये सफलता है। मैंने ये कहा लोग इसको समझते हैं, लेकिन सफलता ये नहीं है। किसी किताब में आप सर्च करके देखना या गूगल पर सर्च करके देखना कि सफलता क्या है, उसमें ये नहीं लिखा होगा। तब हमको ही पता नहीं है, पहले तो आप प्रश्न का आंसर ढूंढो ना कि सफलता है क्या। हाँ, आप सारी जगह सर्च मारना कि सफलता क्या है, ये प्रश्न रहा आपके पास। चलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, बढ़िया से बोलिए। फिर से बोलिए। तो क्या बता रहे थे आप, हमको कल बताइएगा। ठीक है। हाँ हाँ सर बोलिए। डिमांड सफलता है? नहीं नहीं, मैं वही वही बता रहा हूँ। आजकल भाई मैं बता रहा हूँ, आजकल डिमांड सफलता है। तो बताओ आपका क्या डिमांड है, सफल हो जाओगे? बताओ। बनाया गया डिमांड? तो बताओ आप अपना डिमांड क्या बनाए हो कि सफल हम घोषित कर दें आपको? बताओ एक बार। मानता है सफलता है ना, लेकिन सफलता है क्या? सफलता ये देखिए, चीजें तो एक ही ना होगी। सफलता तो कुछ एक ही चीज होगी ना, परिभाषा तो एक ही ना होगा। तो मानने वाला तो इंडिया में लगभग 1.5 अरब आदमी है, 150 करोड़ आदमी है, तो 150 करोड़ सफलता होगा? हाँ, आगे बोलिए। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अब हम लोग कल मिलेंगे। आज का क्लास तो बस कहानी में गुजर गया, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े। तो ओके, डोंट माइंड, कभी कभी हो जाता है, होनी चाहिए। क्या बोले? हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताइए क्लियर। ओके, फिर कल कल के सेशन में ये नहीं मिलेगा, कल के सेशन में पढ़ाऊंगा। ओके बाय। थैंक यू। ओके ठीक है, अपन लीव बाय। कर सकते हैं। ओके, लगेगा लैब हुआ है। बैठ के खैया है, लगा हुआ लैब हुआ है, खैया है। मैं बात के पता है। हाँ हाँ पहले है। अच्छा, नहीं करता। इसलिए नहीं सुन रहा है। बिल्कुल। मैं भी देखता। 7 रुपये।
क्या है जी? हाँ अभिषेक क्या कर रहे हो जी? कुमार हिमा मृत्युंजय